स्वागत है आपका द ग्रामर एज में। आज हम फ्लेमिंगो के 7th चैप्टर द इंटरव्यू पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय के लेखक ने इंटरव्यू के महत्व और उसकी जटिलताओं को बड़े दिलचस्प तरीके से पेश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार चैप्टर के राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर से। सिल्वेस्टर जिनका जन्म 1959 में हुआ था, एक ऐसे लेखक और पत्रकार हैं जिनके लेखनी ने दुनिया को नई दिशा दी। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पीटर हाउस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की और उसके बाद 10 वर्षों तक प्राइवेट हाई पत्रिका में रिपोर्टर के रूप में काम किया। इसके साथ ही उन्होंने वैनिटी फेयर के लिए कई बेहतरीन फीचर्स लिखे जो आज भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। यह चैप्टर सिल्वेस्टर द्वारा संपादित द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज की भूमिका से लिया गया है, जो 1859 से लेकर वर्तमान समय तक इंटरव्यूज का एक बेहतरीन संग्रह है। द इंटरव्यू हमें इंटरव्यू की ताकत ही नहीं बल्कि इसके अंदर छिपे विवादों और जटिलताओं को भी समझने का एक अनमोल अवसर देता है। आइए जानते हैं कि कैसे यह अध्याय हमारे सोचने के तरीकों को बदल सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का आविष्कार करीब 130 साल पहले हुआ था। आज यह पत्रकारिता का एक आम हिस्सा बन चुका है। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो यकीनन आपने कभी न कभी किसी व्यक्ति का इंटरव्यू पढ़ा होगा। वहीं दूसरी ओर हजारों मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया गया है और उनमें से कुछ का तो बार बार। इंटरव्यू को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे सच्चाई को सामने लाने का सबसे प्रभावी माध्यम मानते हैं। वहीं कई मशहूर हस्तियां जिन्हें अक्सर इंटरव्यू का शिकार के रूप में देखा जाता है, इसे अपनी जिंदगी में जबरन दखल मानती हैं। यहाँ तक कि कुछ प्राचीन संस्कृतियों में यह विश्वास था कि किसी की तस्वीर खींचने से उसकी आत्मा चुरा ली जाती है। इसी तरह कुछ हस्तियां मानती हैं कि इंटरव्यू उन्हें कमतर दिखा सकता है। कुछ प्रसिद्ध लोगों ने इंटरव्यू पर अपने विचार इस प्रकार दिए हैं। लेखक VS नैपाल का मानना था कि इंटरव्यू लोगों को मानसिक रूप से चोट पहुंचा सकता है और वे अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा खो सकते हैं। वहीं एलिस इन वंडरलैंड के लेखक लुइस कैरोल इंटरव्यू को लेकर बेहद डरते थे। वे कभी किसी इंटरव्यू के लिए सहमत नहीं हुए। उनका मानना था कि उन्हें प्रसिद्धि के पीछे भागने वालों से दूर रहना चाहिए। वह बड़े संतोष और विनोद के साथ ऐसे लोगों को चुप रखने की अपनी सफलता की कहानियां सुनाया करते थे। इसी तरह रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू को लेकर और भी कठोर सोच रखते थे। उनकी पत्नी कैरोलिन ने अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 को लिखा कि उनका पूरा दिन बोस्टन के 2 रिपोर्टरों की वजह से बर्बाद हो गया। किपलिंग ने इन रिपोर्टरों से कहा कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता, क्योंकि यह अनैतिक है, यह एक अपराध है, यह एक तरह से व्यक्तिगत हमला है और ऐसे अपराध को दंडित किया जाना चाहिए। यह कायरता और घटिया हरकत है। कोई सम्माननीय व्यक्ति साक्षात्कार न लेना चाहेगा और न देना। मचिक बात यह है कि किपलिंग ने खुद कुछ साल पहले मार्क ट्वेन से एक इंटरव्यू लिया था। 1894 में लेखक H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यह एक कठिन परीक्षा है। हालांकि वे खुद काफी बार इंटरव्यू देते रहे, यहाँ तक कि 40 साल बाद उन्होंने जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू भी लिया था। लेखक साल बेलो, जिन्होंने कई बार इंटरव्यू दिए, ने एक बार इंटरव्यू को गले पर एक निशान के समान बताया। उनके लिए यह एक असहज अनुभव था। फिर भी दोस्तों, इंटरव्यू अपनी कमियों के बावजूद संचार का एक बेहद प्रभावी माध्यम है। जैसे कि लेखक डेनिस ब्रायन ने लिखा है, आज के समय में किसी भी व्यक्ति की छवि या विचारों को समझने का सबसे सजीव माध्यम इंटरव्यू है। लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी तक हम एक व्यक्ति के सवाल और दूसरे व्यक्ति के जवाब के माध्यम से ही पहुंचते हैं। यही वजह है कि आज इंटरव्यू लेने वाले की शक्ति और प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि इंटरव्यू एक कला और संवाद का माध्यम कैसे बन चुका है। अब दूसरे भाग में हम अम्बर्टो इको के इंटरव्यू में झांकेंगे। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति से मिलना जो खुद को एक रविवार को उपन्यास लिखने वाला प्रोफेसर मानता है, लेकिन उनकी लेखनी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उनकी पुस्तक द नेम ऑफ द रोज ने उन्हें साहित्य की दुनिया का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वे खुद को केवल एक प्रोफेसर क्यों मानते हैं? इसी भाग में हम उनके जीवन, उनकी शैली और उनके अनोखे विचारों को समझेंगे। तो चलिए अम्बर्टो इको की इस इंटरेस्टिंग दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि एक प्रोफेसर से इंटरनेशनल लिटरेरी आइकन बनने तक का उनका सफर कैसा रहा। अम्बर्टो इको इटली की बोलोगना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और एक बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने सेमियोटिक्स मतलब संकेतों का अध्ययन, साहित्यिक व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र जैसे विषयों में गहरी समझ और विचार प्रस्तुत किए। हालांकि 1980 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द नेम ऑफ द रोज ने उन्हें विश्व भर में पहचान दिलाई और साहित्य की दुनिया में एक नई क्रांति शुरू की। आज के इस इंटरव्यू में हम उनके जीवन, उनके विचारों और उनके लेखन की अनकही कहानियों को जानने वाले हैं। सबसे पहले द हिंदू के पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन अम्बर्टो इको से कहते हैं कि अंग्रेजी लेखक डेविड लोज ने एक बार कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि एक आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है। इस पर इको अपनी विशिष्ट सादगी और चतुराई के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन असल में मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक ही काम कर रहा हूँ। इस पर मुकुंद उत्सुकता से पूछते हैं, वह क्या है? इको मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह समझाना थोड़ा मुश्किल है। मेरे कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और मैं उन्हें अपने अकादमिक कार्य और उपन्यासों के माध्यम से पूरा करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की किताबें भी अहिंसा और शांति पर आधारित हैं। मेरे सभी कामों में वही नैतिक और दार्शनिक रुचियां झलकती हैं। और फिर मेरी एक गुप्त तकनीक है कि आप जानते हैं, अगर ब्रह्मांड से सभी खाली जगहों को हटा दिया जाए
तो वह मेरी मुट्ठी जितना छोटा हो जाएगा। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सी खाली जगहें होती हैं जिन्हें मैं इंटरस्टाइस कहता हूँ। मान लीजिए आप मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे हैं, आप लिफ्ट में हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यह खाली समय है, यानी एक इंटरस्टाइस। मैं इन खाली समय में काम करता हूँ। जब आप पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुँचते हैं, मैंने तब तक एक आर्टिकल लिख लिया होता है। मुकुंद एक और सवाल पूछते हैं, आपकी गैर कथात्मक लेखनी में एक ऐसा व्यक्तिगत और खेलपूर्ण गुण है जो सामान्य अकादमिक लेखन से काफी अलग है। क्या यह आपका जानबूझकर अपनाया गया तरीका है या यह स्वाभाविक रूप से आपके लेखन में समाहित हो गया? इको गंभीरता से बताते हैं, जब मैंने इटली में अपनी डॉक्टोरल थीसिस प्रस्तुत की थी तो एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा, आमतौर पर विद्वान एक विषय पर गहरे अध्ययन के बाद कई गलत धारणाओं को जन्म देते हैं और फिर उन्हें सुधारते हैं और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। लेकिन तुमने अपनी रिसर्च की पूरी यात्रा अपनी गलतियों और प्रयासों के साथ एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की है। उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी थीसिस को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उस समय 22 साल की उम्र में ही मुझे एहसास हुआ कि विद्वतापूर्ण किताबें सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे भी एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। यही कारण है कि मेरे निबंधों में हमेशा एक कथा का पक्ष होता है। शायद यही वजह है कि मैंने उपन्यास लिखने में इतनी देर की, लगभग 50 साल की उम्र में। मेरे एक प्रिय मित्र रोलैंड बार्थेस हमेशा निराश रहते थे कि वे केवल निबंध लिखते थे और कभी उपन्यास नहीं लिख पाए। उन्होंने एक दिन रचनात्मक लेखन करने का सपना देखा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने कभी ऐसी निराशा महसूस नहीं की। मैंने उपन्यास लिखना भी अचानक ही शुरू किया। एक दिन खाली समय था तो बस शुरू कर दिया। शायद उपन्यासों ने मेरे अंदर की कहानी कहने की इच्छा को संतुष्ट किया। मुकुंद ने आगे कहा, उपन्यासों की बात करें तो द नेम ऑफ द रोज के बाद आप अचानक दुनिया भर में चर्चित हो गए। 5 उपन्यास लिखने के बावजूद आपने अकादमिक लेखन में ढेर सारे योगदान किए हैं, कम से कम 20 पुस्तकें। यूको मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास का बोलते हैं, 40 से भी ज्यादा। मुकुंद हैरान होकर कहते हैं, 40 से ज्यादा? और इनमें से एक सीमियोटिक्स पर आपकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। लेकिन अगर हम अम्बर्टो इको के बारे में बात करें तो ज्यादातर लोग कहेंगे, ओ वह तो उपन्यासकार हैं। क्या यह आपको कभी परेशान करता है? इको मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हाँ, मुझे खुद को एक प्रोफेसर के रूप में देखना अच्छा लगता है जो रविवार को उपन्यास लिखता है। यह मजाक नहीं है। मैं अकादमिक सम्मेलन में शिरकत करता रहता हूँ, लेखकों के क्लबों में नहीं। मेरा जुड़ाव अकादमिक दुनिया से है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं उपन्यास लिखने से पीछे हटता हूँ। लेकिन देखिए, अगर लोग सिर्फ मेरे उपन्यास पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। मुझे पता है उपन्यास लिखने से मुझे एक बड़ा पाठक वर्ग मिलेगा। सेमियोटिक्स पर लिखे गए मेरे लेखन के लिए मुझे लाखों पाठक नहीं मिल सकते, तो यह ठीक ही है। मुकुंद गंभीरता से बोलते हैं। यह मुझे सीधे अगले सवाल पर ले आता है। द नेम ऑफ द रोज एक गंभीर उपन्यास है। एक जासूसी कथा भी है, लेकिन इसके अंदर तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास जैसे गहरे विषय हैं, और फिर भी इसे पाठकों से इतना प्यार मिला। क्या यह आपको हैरान करता है? यूको मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, यह हैरान नहीं करता, लेकिन हाँ, पत्रकारों को यह असामान्य लगता है और कभी कभी तो प्रकाशक भी चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं कि लोग केवल हल्के फुल्के और साधारण साहित्य में रुचि रखते हैं, कठिन विषयों पर आधारित लेखन में नहीं। लेकिन सच में सोचिए, इस ग्रह पर 6 अरब लोग हैं और द नेम ऑफ द रोज ने 10 से 15 मिलियन प्रतियां ही बेची। तो मैं इससे एक छोटे से पाठक वर्ग तक ही पहुंचा हूं। लेकिन यह वही पाठक वर्ग है जो हमेशा सरल अनुभव नहीं चाहता। आप जानते हैं, मैं भी जब रात को 9 बजे खाने के बाद टीवी देखता हूं तो मायामी वाइस और इमरजेंसी रूम जैसे शो देखता हूं। मुझे वह भी पसंद है और मुझे उसकी जरूरत भी होती है, पर ऐसा हमेशा नहीं चलता। मुकुंद एक और सवाल पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि इस उपन्यास की सफलता का कोई संबंध उस समय के मध्यकालीन इतिहास से है? जो इको मुकुंद की बात को काटते हुए कहते हैं, संभव है, लेकिन मुझे एक और कहानी याद आ रही है, जैसा अक्सर मैं सुनाता हूँ एक चीनी संत की तरह। मेरे अमेरिकी प्रकाशक ने मुझसे कहा था कि उनकी पुस्तक उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 3000 से ज्यादा प्रतियां बेचेंगी, खासकर ऐसे देश में जहां लोग न तो कैथेड्रल को देख पाए हैं न ही लैटिन भाषा को समझते हैं। तो मुझे 3000 प्रतियों के लिए अग्रिम भुगतान मिला। लेकिन आप क्या जानते हैं, अंत में इस पुस्तक की अमेरिका में 20 से 30 लाख प्रतियां बेची गईं। मुझे लगता है कि इस पुस्तक की सफलता का कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, और यह सच में एक रहस्य है। अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखा होता तो शायद यह इतना प्रभाव नहीं छोड़ता। यह कामयाबी क्यों मिली, यह अभी भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, यह था द इंटरव्यू अध्याय का एक दिलचस्प विश्लेषण। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको इंटरव्यू की ताकत और उसकी जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक अध्याय के साथ। धन्यवाद।